इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया। हम लोग यहाँ धातु के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं, मगर यहाँ बताना चाहूँगा इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में धातु के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ चुके हैं। पहला हम लोगों ने धातु का वायु के साथ अभिक्रिया पढ़े, फिर हम लोगों ने धातु का जल के साथ अभिक्रिया को पढ़ें, और आज हम लोग इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है धातु का अन्य धातु लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। तो ये तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु का रासायनिक गुणधर्म। तो आइए समझते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। देखिए, यहाँ कहना चाह रहा है कि अगर कोई एक धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है। मतलब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी गलित अवस्था से या उसके विलयन की अवस्था से विस्थापित कर देता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर कोई धातु A है और धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, कोई धातु A है और धातु B को हटा दे रहा है, विस्थापित कर रहा है उसके विलयन से, तब यहाँ हम लोग यही कहेंगे कि धातु B की तुलना में A जो है अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि A हटा दे रहा है B को उसके विलयन से। तो यही कहेंगे कि धातु A अधिक अभिक्रियाशील है धातु B की तुलना में। तो देखिए, तो धातु A अभिक्रिया कर रहा है B का लवण विलयन से, यानी धातु B का लवण विलयन। तो देखिए यहाँ पर कर क्या रहा है, A ने B को हटा दिया और लवण विलयन से देखिए जुड़ गया। तो अब नया क्या बन गया है, A का लवण विलयन, और देखिए B को अलग कर दिया है। यानी कि कह सकते हैं कि धातु A ने धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर अगर यह शब्द समीकरण में चलें तो यहाँ यही चीज़ बोलेंगे कि A जो है अधिक अभिक्रियाशील है B के तुलना में। तो आइए इसको उदाहरण भी समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, ये है आयरन, और आयरन जो है अभिक्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया और खुद आयरन जुड़ के बन गया आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया उसके विलयन से। तो इस कंप्लीट को देखने के बाद यही समझ में आ रहा है कि आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ Fe अधिक अभिक्रियाशील है Cu यानी कि कॉपर की तुलना में, यानी कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर की तुलना में। तो इस रासायनिक गुणधर्म में यही सीखने को मिला कि अगर कोई धातु किसी अन्य धातु विलयन से अभिक्रिया करता है और यदि ये अधिक अभिक्रियाशील है तो वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब यहाँ बताना चाहेंगे कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से अभिक्रिया करता है और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है, और दोनों से अभिक्रिया करके वो लवण तथा जल प्रदान करने का गुण रखता है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। उदाहरण के तौर पर क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका जो रासायनिक जो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो है वो हो गया आपका
Al2O3। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो धातु ऑक्साइड जो उभयधर्मी में आते हैं वो है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। तो ये दो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, और यहाँ तक कि क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हम लोग थोड़ी देर पहले समझे थे डिफिनेशन में कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आइए समझते हैं कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और यही जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, अभिक्रिया किया है देखिए यहाँ अम्ल के साथ। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो क्या बना है देखिए, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है और वाटर बनाया है। ये एक लवण है और ये जल है, देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारक हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो रिएक्शन किया क्षारक के साथ यानी कि NaOH के साथ, तो देखिए क्या बनाया है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है और जल बनाया है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर के जो रिएक्शन है अभिक्रिया है उसमें क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया है, और नीचे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाया है। तो देख सकते हैं दोनों ही स्थिति में लवण और जल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे देखिए, नोट पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। अधिकांश धातु ऑक्साइड, ज़्यादातर जो धातु ऑक्साइड है वो जल में अघुलनशील है, वो नहीं घुलता है, माने अधिकतर धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलता है, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। कुछ जो धातु ऑक्साइड हैं अगर घुलता है जल में तो वो क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड देखिए और पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो जल में घुलकर ये क्षार प्रदान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है सोडियम ऑक्साइड, जल के साथ रिएक्शन किया और बनाया देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है। उसी प्रकार पोटेशियम ऑक्साइड अभिक्रिया किया जल के साथ और देखिए बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन जो कुछ जो धातु ऑक्साइड हैं और जो घुलता है जल में तो वो क्षार प्रदान करते हैं। आगे टॉपिक है हम लोग का कि पोटेशियम तथा सोडियम जैसी धातुओं को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। पोटेशियम धातु को सोडियम धातु जैसे को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो आइए इसका जवाब जानते हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। खुला में रखिएगा वो आग जल जाएगा। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को, अचानक जो आग को पकड़ लेगा जैसे कि रिएक्शन करेगा तो आग लग जाएगा, तो आकस्मिक आग को रोकने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। पुनः दोहराना चाहेंगे कि पोटेशियम तथा सोडियम जो है कुछ ऐसी धातुएं हैं जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और ये खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और अचानक
आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब यहाँ बात उठता है कि क्या ऑक्साइड धातु को सुरक्षित रखती है? क्या अगर ऑक्साइड बनता है तो क्या वो धातु को सुरक्षित रखती है कि नहीं रखती है? आइए समझते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऐसा देखने को मिला है कि सामान्य ताप पर जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लेड है, जैसे कुछ धातुओं की सतह पर उसके ऊपर पर क्या होता है कि ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो ऑक्साइड की यह परत जो है धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है और उसे ऑक्सीकृत होने नहीं देता, उसे ऑक्सीकरण नहीं होने देता, क्योंकि ये परत उनको अब बचाता है। तो कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड कुछ हद तक धातु को सुरक्षित रखता है, क्योंकि धातुओं को ऑक्साइड बनने के बाद धातु के सतह पर ऑक्साइड की लेयर जब बन जाती है तो उन्हें फिर आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। आगे कुछ नोट पॉइंट है, उसको समझते हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता। देखिए, गर्म करने पर लोहा का दहन नहीं होता है, आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण को अगर हम लोग डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। ऐसा देखने को मिला है कि लोहा का दहन नहीं होता है, गर्म करने पर नहीं दहन होगा, किंतु अगर आप ज्वाला के ऊपर में लोहे के चूर्ण को गिराते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो तेजी से जलने लगता है। दूसरा नोट पॉइंट में देखिए, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड जो है अत्यंत अधिक ताप पर भी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरे नोट पॉइंट की बात करते हैं, कॉपर का दहन तो नहीं होता। देखिए, अगर आप कॉपर को जलाइएगा तो उसका दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर टू ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। किंतु जब कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं, दहन भले नहीं होता है, परंतु उसके ऊपर गर्म के समय कॉपर ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाती है जो काले रंग की होती है।